जो कि मैं फंक्शनिंग की बात करूं, मैच फिक्सिंग आज भी होती है, कोई फर्क नहीं नजर आया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्तमान सरकार पर आऊंगा। पिछले 9-10 महीनों से हम लोग सुशासन का नाम सुनते सुनते थकते और पकते जा रहे हैं, पर सुशासन कहां हो रहा है ये बताना बड़ा कठिन है। हमारी सरकार ने 3 प्रमुख संगठनों को खत्म किया है या नवीनीकरण किया है। मैं दोनों बातें लेकर चल रहा हूं। पहली बात, योजना आयोग। हमारे पास इतना विस्तृत समय नहीं है कि हम योजना आयोग पर बहुत विस्तार से चर्चा करें, लेकिन 2 बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि क्या वास्तव में उससे सुशासन संभव होगा। योजना आयोग को समाप्त करने की सिफारिश 1991 के बाद ही की जाने लगी थी, पर 2007-8 आते आते इस बात ने जोर पकड़ा और माननीय प्रधानमंत्री ने आखिरकार इस योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग के मूल चरित्र में जो 2 चीजें आई हैं, नंबर 1, वित्त मंत्री बहुत मजबूत हो गया है, और नंबर 2, राज्यों के पास पैसा दिए जाने के लिए राज्यों को एक तरह की स्वायत्तता, यानी कि पहले जब योजना आयोग की बैठक होती थी तो एक राज्य परिषद के रूप में व्यवस्था की जाती थी, पर अब सभी लोग इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री एक राउंड टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। क्या भारत का संघीय ढांचा हमारे प्रधानमंत्री और किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री को बराबरी का दर्जा देता है? अगर देता है तो हम इस बात पर बहस कर सकते हैं, अगर नहीं देता तो क्या इससे भारत का संघीय ढांचा कमजोर नहीं पड़ेगा? क्या भारत में आगे आने वाले वर्षों में स्वायत्तता की मांगे और अधिक बढ़ती नहीं चली जाएंगी? इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हमारे प्रतिपक्षी मित्र बड़े विस्तार से कह रहे थे कि 14वें फाइनेंस कमीशन ने अधिक धन दे दिया है राज्य सरकारों को। इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद भी राज्य और अधिक धन की मांग नहीं करेंगे? और केवल पैसा दे देना राज्यों को विकास की सुनिश्चितता नहीं करता। हमारे यहाँ संविधान में शक्तियों का जिस तरह बंटवारा किया गया है, 97, 66 और 47 शक्तियों के बीच में, क्या इससे बदलाव संभव होता है? अध्यक्ष महोदय, एक और संगठन जिसकी मैं बात करूं, कॉलेजियम बनाम न्यायिक आयोग, जो कि नया न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, उससे क्या परिवर्तन आने वाला है न्यायिक प्रणाली में? आप देख सकते हैं तमाम अदालतों और तमाम सरकारी संगठनों ने इसके खिलाफ विद्रोह किए। और अध्यक्ष महोदय, अब इस सब के बीच मैं बार बार आपसे ऑब्लिक करके कहता रहा हूं कि संगठन को समाप्त करना। मैं इस बात पर जोर दे दूं, आज से 4-5 महीने बाद आती है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स की स्थापना बिल्कुल बेबुनियादी आधारों पर हुई थी और इसको खत्म कर दिया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स पैसा लोकेशन करने के लिए एक स्थापित किया गया संगठन था, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर विकलांगों को एक स्वतंत्र अधिकार देने की कोशिश करता था। पर उसकी जगह पर कौन सा नया संगठन आएगा, वो प्रणाली किस तरह चलेगी? क्या हमने इस बात पर कभी चर्चा की है? और इस तरह से कोई सरकारी बयान, इस तरीके का कोई सरकारी बयान हमारे सामने आज तक नहीं आया जो हमें ये बता पाए कि इससे सुशासन संभव होगा। क्या तर्क दिए जा सकते हैं? इन पर बात करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव, मेरा प्रश्न है आपसे सर जी। मेरा प्रश्न है आपसे, पहला तो ये कि जी मेरे प्रश्न के 2 भाग हैं। आपने एक तो ये कहा कि सुशासन जैसा नकारात्मक शब्द विषय में है, तो क्या आप सुशासन को सकारात्मक मानेंगे? और दूसरा ये कि आपने कहा कि एक ही प्रश्न है, ये जुड़े हुए प्रश्न है। संघ कमजोर हो रहा है, इससे संघ कमजोर होगा इस तरह की नई चीजों को लाने से, तो क्या यदि में बेटा आप अपना सवाल मतलब प्रश्न उत्तर आप टिप्पणी मत कीजिए। टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मेरा प्रश्न जुड़ा हुआ है। हाँ, बोलिए, संक्षेप में प्रश्न बोलिए। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि वक्ता ने कहा कि इससे संघ कमजोर होगा, भारतीय संघ जो कमजोर, तो क्या उस स्थिति में संघ मजबूत रहेगा और भारत की विदेश नीति और आर्थिक अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से काम कर पाएगी जब विभिन्न राज्य और गठबंधन की सरकारों में लोग एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे? क्या इससे देश कमजोर नहीं होगा? धन्यवाद। ये प्रश्न है कि उत्तर? नहीं, प्रश्न है सर। अगर प्रश्न भी है तो मुझे मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रश्न आपके सवाल में 2 बातें हैं। सबसे पहले एक को लेकर मैं चलूं। मैंने सुशासन को नकारात्मक विषय में कहा। सुशासन अपने आप में नकारात्मक शब्द नहीं है। सुशासन के नाम पर विषय ये कहता है। अगर विषय ये होता कि सुशासन के लिए पुराने सरकारी संगठनों को समाप्त करना वर्तमान समय की मांग है, तो यहाँ सुशासन एक सकारात्मक शब्द होता। पहली बात ये। अब मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ। जो आपने कहा कि क्या पुराने संगठनों के समय में संघीय ढांचा, देखिए गठबंधन की सरकारों का इन संगठनों से कोई लेना देना नहीं है।
योजना आयोग का भी प्रचार नहीं करता था कि आप कांग्रेस को 270 सीटें दें या 195 सीट देंगे। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी आयोग का। जो गठबंधन की सरकारें बनती हैं ये तो हमारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की बात है, हमारी पब्लिक है, जिसको चुनना चाहे उसको चुने, जिसको ना चुनना चाहे उसको ना चुने। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? पुराने संगठनों से भारत का संघीय ढांचा इसलिए मजबूत था, मैंने बताया। क्वाजी फेडरल डेमोक्रेसी केसी वेयर एक बहुत बड़े विद्वान है वेस्टर्न फिलोसफी के, उन्होंने इंडिया को अर्ध संघ कहा। अर्ध संघ इसलिए कि तमाम संघीय विशेषताओं के साथ भारत राज्यों का समुच्चय है। लेकिन जैसे ही आप योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करते हैं तो वहां पर जो सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है उससे ये लगता है कि भारत कुछ राज्यों का एक संघीय समूह है, उसमें संघीय विशेषताएं कमजोर पड़ जाती हैं। मैं सिर्फ यही बात कह रहा था। धन्यवाद। धन्यवाद आशु जी। मुझे बार बार दोहराना पड़ रहा है, बोलने जा रहे हैं, इनके बाद अभिषेक मिश्रा तैयार रहे। अभिषेक श्रीवास्तव। जो सदन के समक्ष रखा गया विषय की सुशासन के नाम पर पुराने सरकारी प्रतिष्ठानों की समाप्ति समय की मांग है। विषय का पुरजोर समर्थन करते हुए विषय के पक्ष में अपने तर्कों के साथ प्रस्तुत हूँ। अध्यक्ष जी, मैं चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती है सभी नदियाँ, मुझको मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर मुझे अपने विकास की स्थिति को पता है, मुझे अपने देश के हालात के बारे में जानकारी है, इसलिए मैं इस विषय की पुरजोर वकालत करता हूं कि पुराने सरकारी प्रतिष्ठानों की समाप्ति सुशासन के नाम पर निश्चित तौर पर समय की मांग है। महोदय, ये समय की मांग इसलिए है क्योंकि आज का दौर, आज हमारा जो देश है वो राजनीतिक स्थिति से आगे हट करके लोक प्रशासन की मांग कर रहा है। आज हमारा देश राजनीतिक प्रशासन के बजाय लोक प्रशासन की मांग कर रहा है, इसलिए आवश्यक है कि पुराने सरकारी प्रतिष्ठानों को समाप्त कर दिया जाए। दूसरी बात, जब हम पुराने सरकारी प्रतिष्ठानों को समाप्त करने की मांग करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सब लोगों ने योजना आयोग की बात की, मैं भी योजना आयोग की बात चरणबद्ध तरीके से करना चाहता हूँ। योजना आयोग को समाप्त करने की बात योजना आयोग के सदस्य भी लगातार कहते रहे। अध्यक्ष जी, मैं 8 दिसंबर 2014 को पंजाब केसरी में अश्विनी कुमार की योजना आयोग की हकीकत लेख का हवाला देना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि योजना आयोग का जब गठन किया गया, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, उस समय भी उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहताब ने इसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि विश्व बैंक में बैठे हुए अमेरिका के अफसर जो है वो भारत की योजना आयोग का खाता नहीं खींच सकते। दूसरी बात, राम मनोहर लोहिया ने भी 1963 में लोकसभा में आकर के इसकी आलोचना की और बोला कि जब तक हम पंचायतों के अनुरूप अपनी व्यवस्था का योजना आयोग की नीतियों को तैयार नहीं करेंगे तब तक इसका निर्माण या इसकी प्रासंगिकता जो है निरर्थक है। और उन्होंने अपने ही जिले में पनियारी बांध योजना जो है वो ग्रामीणों की मदद से बनवा करके सिद्ध कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि योजना आयोग को समाप्त करना अपने आप में समय की मांग थी, जिसको समाप्त किया गया और आज नीति आयोग की स्थापना की गई है। दूसरी बात, हमें चरणबद्ध तरीके से चीजों को समझने की आवश्यकता है। जब 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने लोकतंत्र को अपनाया और उस समय हमारा लोकतंत्र जो है वो शैशव अवस्था में था, लेकिन आज हमारा लोकतंत्र जो है वो एक परिपक्व अवस्था में आ गया है और समय के साथ हमने ऐसे तमाम कानूनों को नष्ट किया है जो कि समय की मांग है। देखिए, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तब हमने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया। सेना का प्रमुख अंग्रेज होगा, इसको हमने समाप्त कर दिया। इसके बाद 1970 तक ये कानून था कि रेडियो के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। समय की मांग के अनुरूप इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान समय में अगर समय की मांग के अनुरूप पुराने सरकारी प्रतिष्ठानों को समाप्त किया जा रहा है तो आप लोगों को आपत्ति क्या है? दूसरी बात अध्यक्ष ये है कि एक और कानून था जो कि आज तक चला आ रहा है, जिसको प्रधानमंत्री समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। वो कानून ये था कि यदि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए शिक्षण संस्थाओं में आवेदन पत्र दायर करते हैं, आवेदन पत्र भरते हैं, तो आपको उसके सभी दस्तावेज, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं। ये योजना जो है अंग्रेजों के समय बनाई गई योजना थी और इन तमाम योजनाओं का प्रयोग अंग्रेजों ने उपनिवेशिक काल के दौरान एक हथियार के रूप में किया था। लेकिन जो अंग्रेजों के चाकूकार लोग थे वो इस योजना का लाभ उठा लेते थे, बाकी लोग रह जाते थे। और आजादी के बाद आज तक
जहां तक इस कार्य का जो प्रारूप है वो इस प्रकार की भारत जैसे देश में आज भी छुआछूत जैसी चीजें विद्यमान है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इस तरह का भेदभाव है। तो जो इस तरह के राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षर कराने की बात है, इसका जो लाभ है वो निम्न श्रेणी के लोग नहीं उठा पाते, क्योंकि राजपत्रित अधिकारी उनको कई बार अपने यहाँ आने से मना करते हैं, उनको अछूत समझ करके उनके साथ भेदभाव करते हैं। इसलिए लगातार प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह की योजना को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हर व्यक्ति जो है अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेज खुद हस्ताक्षर करेगा और आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकेगा। दूसरी बात अध्यक्ष जी, आज हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जिसमें कि हमारी सरकार जो है वो बाहरी निवेश को बढ़ावा देती है। इसका मतलब पूंजीपतियों का फायदा ही नहीं है, इसका मतलब आम जनता का भी फायदा है। मेक इन इंडिया का मतलब है कि भारत में बनाओ, भारत में वस्तुओं का उत्पादन करो, ताकि आप जो है केवल श्रमिक बन करके विदेशों में न घूमे, आप उद्यमी बन करके भारत में ही उद्यम करें, उत्पादन करें और विदेशों में उसका निर्यात करें, क्योंकि आप आयात करते हैं और आयात से आपका धन केवल विदेशों में जाता है, आपके यहाँ विदेशों का धन नहीं आता। इस प्रकार से वर्तमान समय में सुशासन के नाम पर पुराने सरकारी प्रतिष्ठानों की समाप्ति निश्चित तौर पर समय की मांग है, क्योंकि भारत के नए निर्माण के लिए भी आवश्यक है। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि एक नया अभिमान अपने देश और जनजन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, अमित भट्ट बोल रहा हूँ मित्र। एक छोटा सा सवाल है, आपने मेक इन इंडिया की चर्चा की। स्वतंत्रता से पूर्व गांधी जी और तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी इस बात का पुरजोर समर्थन करते थे कि भारत में वस्तुओं का निर्माण होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि मेक इन इंडिया की पॉलिसी जो है वो बस इसको कह दिया गया कि नई पॉलिसी है, वरना आज से 50-60 साल पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से ही इस पॉलिसी का जो है वो यहाँ भारत में इसको फॉलो किया जाना चाहिए था। तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, फॉलो किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तभी तो भारत सरकार जो है इस कार्यक्रम को चला रही है, इसको नए सिरे से चला रही है। दूसरी बात, क्लोज क्वेश्चन अलाउड नहीं है, इसको नए सिरे से चला रही है। दूसरी बात, यदि आप पुराने सरकारी प्रतिष्ठानों को समाप्त नहीं करते हैं, उसमें आप सुधार की गुंजाइश करते हैं, सुधार की बात करते हैं, तो इससे चूंकि पुराने सरकारी प्रतिष्ठानों में भ्रष्टाचार जो है व्यापक तौर पर फैल चुका है, और इसलिए आप उसमें कितना भी गुंजाइश सुधार कर ले, लेकिन जनता को उस पर भरोसा नहीं होगा, आप जनता को उस पर विश्वास कैसे दिलाएंगे? इसलिए अगर आप संस्थाओं को नए तरीके से चलाएंगे, पुराने संस्थाओं को समाप्त करके नई संस्थाओं का निर्माण करेंगे, तो उससे जनता में विश्वास बहाली नए सिरे से कायम होगी और जन भागीदारी भी नए तरीके से सुनिश्चित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से गंभीरता से इन्होंने विषय के पक्ष में अपने विचार रखे। अब विषय के विपक्ष में अभिषेक श्रीवास्तव बोलेंगे। अभिषेक श्रीवास्तव, और इसके बाद में दूसरी टीम सचिन और सत्येंद्र ये तैयार रहेंगे। अभिषेक मिश्रा, आप समय स्टार्ट। बुद्धिजीवी सदन को अभिषेक श्रीवास्तव का नमस्कार। अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं सुशासन और सरकारी प्रतिष्ठानों पर ही अपना फोकस करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, अभी तक सैद्धांतिक रूप से किसी ने ना ही सुशासन को स्पष्ट किया है और ना ही सरकारी प्रतिष्ठानों को स्पष्ट किया है। तो अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के अध्येता के रूप में मैं यह स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य है। सुशासन से पहले हम शासन पर आते हैं, और शासन की परिभाषा यह कि शासन में प्रबंधन और प्रशासन दो चीजों से मिलकर शासन बनता है, जिसे गवर्नेंस कहा जाता है। और जब हम सुशासन की बात करते हैं तो अच्छा प्रबंधन और अच्छा शासन मिलकर सुशासन बनता है, जिसे गुड गवर्नेंस कहा गया है लोक प्रशासन में। पहली बात अध्यक्ष जी, जब हम इस तरह की परिभाषाओं पर विचार करते हैं और जब हम इस तरह के सुशासन पर विचार करते हैं, तो सुशासन यह मांग करता है कि मौजूदा व्यवस्था में, मौजूदा ताने बाने में ऐसे सुधार किए जाएं जिससे कि आम जनता को लाभ हो। अध्यक्ष जी, दूसरी बात कि हम यह देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे संविधान में लगभग 120 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो क्या जब हमारे किसी भी संविधान में, किसी भी संस्था में, चाहे वो हमारा भारतीय संविधान हो या
अब जम्मू कश्मीर के संविधान की बात ले लें या कोई भी संस्था हो, यदि उसमें कोई कमी है तो क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है या उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है? मैं पक्ष के वक्ताओं से प्रश्न करना चाहता हूं कि हमारे संविधान में 120 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो क्या वो संविधान को भी उखाड़ फेंक देने की मांग करेंगे? जी नहीं अध्यक्ष जी, समय की मांग यह है और समय की मांग यही होती है कि सब बदलते समय के हिसाब से किसी भी व्यवस्था में, किसी भी संगठन में जो कमियां हो उसमें सुधार किए जाएं, और भारतीय संविधान इसका एक अच्छा उदाहरण है जिसमें समय के साथ साथ अनेक संशोधन किए गए हैं, ना कि संविधान को बदल दिया गया है। अगली बात, सुशासन के लिए किसी भी संस्था को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, समस्या कार्यशैली की है। अध्यक्ष जी, देखिए हम नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जो कि हम ब्यूरल शब्द जो कि फ्रांसीसी शब्द है, और तब से जब से हम फ्रांसीसी से लेकर ब्रिटेन तक जब से हम नौकरशाही का इतिहास देखते हैं तो हमारी नौकरशाही में ऐसी उनकी ऐसी कार्यशैली रही है जो कि आम जनता को खास लोगों से अलग करती है। प्रश्न ये नहीं है कि सुशासन के लिए इन संस्थाओं को खत्म कर देना चाहिए, बल्कि इसका विकल्प यह है कि सुशासन लाने के लिए इन संस्थाओं की कार्यशैली में सुधार करना चाहिए। अध्यक्ष जी, हमारा पुलिस एक्ट 1884 का है, हम अपने पुलिस एक्ट में कितने भी संशोधन क्यों ना करें, कितने भी समय समय पर सुधार कर लें, लेकिन हम क्या ये देखते हैं पिछले 150 सालों में पुलिस की कार्यशैली में क्या कोई सुधार आया है? क्या आम जनता थाने में जाने से पहले घबराती नहीं है? आम जनता थाने में जाने के पहले सोचते हैं, यहाँ तक कि जो महिला कर्मचारी थाने में कार्यरत होती है उनके साथ भी रेप होता है। तो अध्यक्ष जी, जरूरत क्या नहीं है कि संस्थानों को खत्म कर दिया जाए, जरूरत क्या है कि संस्थानों की कार्यशैली को सुधारा जाए, और कार्यशैली को सुधारने के माध्यम से ही सुशासन को स्थापित किया जा सकता है। अध्यक्ष जी, मैं अगली बात करूंगा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में हम यह देखते हैं कि अनेक बार अनेक संस्थाएं बनाई गई हैं। 1950 में ही योजना आयोग का गठन हुआ, सीबीसी बना, और अनेक ऐसी संस्थाएं हैं। तो हम यह देखते हैं कि सीबीसी को कमजोर करके और संस्थाओं को मजबूत किया गया, सीएजी को और मजबूत किया गया। हम यह देखते हैं कि जब मुंबई अटैक हुआ और उसके बाद जो है सीबीआई के कुछ लोगों को लेकर के और रॉ के कुछ लोगों को लेकर के एनआईए बना दिया गया। क्या इस तरह के नए संगठनों को बना देने मात्र से हमारे देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी? क्या हमारे देश में आतंकवाद रुक जाएगा? अध्यक्ष जी, समाधान यह नहीं है कि नई नई संस्थाएं बना दी जाए, नए नए संगठन खड़े कर दिए जाए। समाधान यह है कि उसमें सुधार किया जाए, लोगों का मन बदला जाए। पक्ष के वक्ता कह के गए कि मेक इन इंडिया की बात की उन्होंने। अध्यक्ष जी, जब पक्ष के वक्ता मेक इन इंडिया और योजना आयोग को आपस में तुलना करते हैं, अध्यक्ष जी, मेक इन इंडिया एक नया कार्यक्रम है। मेक इन इंडिया और योजना आयोग की कोई तुलना नहीं हो सकती, कॉलेजियम प्रणाली की कोई तुलना नहीं हो सकती। प्रश्न ये नहीं है कि नए संस्थानों को या नई स्कीमों को क्यों लाया जा रहा है। मुझे मेक इन इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डिजिटल इंडिया से भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे समस्या इस बात से है कि योजना आयोग जैसा संगठन, योजना आयोग जैसी संस्था, कॉलेजियम जैसी संस्था, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार स्तंभ है, उस भवन की नींव के समान है जिस पर यह भारतीय राज्य व्यवस्था टिकी हुई है, और उस व्यवस्था को खत्म कर देने का अर्थ यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की नींव को कमजोर कर देना। और जब हम किसी व्यवस्था की नींव को ही कमजोर कर देंगे तो व्यवस्था अपने आप में गिर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आधारभूत संस्थाओं को समाप्त करना भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ है, ऐसा भाव अभिषेक मिश्रा जी ने, अभिषेक श्रीवास्तव जी ने प्रस्तुत किया। अब प्रश्न है, बोलिए। मेरा प्रश्न, आप अपने अपने वक्तव्य में संविधान की चर्चा की आपने। अच्छा, मुझसे प्रश्न है? हाँ, क्या नहीं मुझे बताया नहीं। अपना नाम बोल के प्रश्न पूछिए। मेरा नाम रामदास है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने संविधान की चर्चा की कि भारत का संविधान, जम्मू कश्मीर का संविधान, सब बताया आपने सुशासन के नाम पर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के संविधान के विषय में थोड़ा सा बता पाएंगे डिटेल में? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि आप एक जागरूक वक्ता हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान, जब संविधान शेख और इंदिरा के समझौते के बाद उसमें प्रावधान यह था कि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग प्रधानमंत्री होता था, और वहां पे आज जो कि वहां राज्यपाल होता है, राज्यपाल की जगह पे मैं आपको बुनियादी चीजें बता रहा हूं, और राज्यपाल की जगह पर वहां पे
सदर रियासत होता था। और इंदिरा सेठ समझौते के बाद वह जम्मू कश्मीर संविधान और जम्मू कश्मीर की राज्य की स्थिति को भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ एकजुट करने का प्रयास किया गया है। और अभी भी उसमें जो खामियां, जो कुछ विवादास्पद चीजें हैं, जैसे 370 हो गया या आसपा जैसा कानून हो गया, तो उसमें सुधार के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं और इसके माध्यम से ही पूरे देश को एकजुट बनाया जा सकता होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक श्रीवास्तव जी। सचिन अब इस विषय के पक्ष में अपने विचार रखेंगे। सचिन कुमार, जेएनयू से। अब आपका समय शुरू होता है। अब सदन में उपस्थित निर्णायक मंडल तथा देवियों और सज्जनों को मेरे यानी सचिन कुमार का नमस्कार। विषय में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहली, समय की मांग। दूसरा, पुरानी पड़ती सरकारी संस्थाएं। और तीसरा, सुशासन। मैं अपने वक्तव्य में इन तीनों के बीच तार्किक तथा कॉजल रिलेशंस को समझाने के लिए प्रयास करूंगा और इन बिंदुओं के बीच जो अंतर संबंध है उनको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखने का प्रयास करूंगा। मैं यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार कुछ संस्थाओं, विशेष संस्थाओं का जब निर्माण या विकास होता है तो वह समय की मांग के कारण होता है या समय की मांग का परिणाम होता है कुछ नई संस्थाओं का विकास। और ये विकास सुशासन को बढ़ाता है, शासन की दक्षता को बढ़ाता है। इससे पहले कि मैं इन बिंदुओं पे आऊं, यहाँ पे मेरे प्रतिपक्षी मित्र परिवर्तन को एक प्राकृतिक नियम घोषित करके गए हैं, लेकिन उनकी जो परिभाषा है परिवर्तन की वो थोड़ी गलत है। वो यहाँ पे एक सुधारवादी परिभाषा देके जा रहे हैं परिवर्तन की, यानी कुछ सुधार हो रहा है तो उसको परिवर्तन मान लीजिए। मैं परिवर्तन को थोड़ा क्रांतिकारी संदर्भ में देखने का प्रयास कर रहा हूं, जहां चीजों की समाप्ति होती है और चीजों की समाप्ति कुछ नई चीजें करती है और नई चीजें और सुशासन को बढ़ाती है। ऐसे में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। आज एकेडमिया में भारतीय राज्य को यानी इंडियन स्टेट को आधुनिक राज्य नहीं कहा जाता है, पोस्ट कॉलोनियल राज्य कहा जाता है, उत्तर औपनिवेशिक राज्य कहा जाता है। क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर हमने क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए, यानी जो औपनिवेशिक संस्थाएं थी उनको समाप्त नहीं किया बल्कि उनमें थोड़े बहुत सुधार करके आगे बढ़ गए। इसी का परिणाम है कि आज भी हम विकासशील बन के रहे हैं, विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि परिवर्तन का अर्थ है कुछ चीजों की समाप्ति और उन चीजों की समाप्ति करके कुछ नई चीजें आकार लेती है। क्योंकि समाप्ति नकारात्मक शब्द नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज समाप्त होती है तो कोई नई चीज उसको समाप्त करते हैं, यानी वो नई चीज के द्वारा रिप्लेस होती है। अब मैं आता हूं पहले बिंदु पे, समय की मांग। संस्थाओं का विकास समय की मांग का परिणाम होता है। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना, क्यों बना? क्योंकि वो समय की मांग थी। योजनाबद्ध विकास समय की मांग थी। क्यों? क्योंकि सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में संतुलित विकास की आवश्यकता थी और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था जिसमें स्टेट प्लानिंग की बहुत अधिक आवश्यकता थी। अब हम आगे बढ़े, 1990 का दौर आया जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से भारत को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ने निकाला, निजीकरण की नीतियों ने निकाला और भारत ने 7-8% की ग्रोथ रेट को अचीव किया निजीकरण की पॉलिसीज की वजह से। आज इस युग में, उदारीकरण के युग में, वैश्वीकरण के युग में आर्थिक अन्योन्याश्रिता सच्चाई है, यानी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ऐसे में निजीकरण एकमात्र सच्चाई है, एकमात्र प्रैग्मेटिक विकल्प है स्टेट के पास। ऐसी स्थिति में योजना आयोग जैसे संस्थान को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, एक दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि ऐसा इस तरह का संस्थान रेलेवेंट या प्रासंगिक ही नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि संस्थान के पास कोई शक्ति ही नहीं बच गई है, क्योंकि आज पूंजी का संचरण या फॉर्मेशन या जो फ्लो है वो मार्केट के हाथ में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में निजी कंपनियां शामिल है जो योजनाबद्ध विकास की परिधि में नहीं आती, यानी स्टेट के पास बहुत कम शक्तियां रह गई हैं आर्थिक नीति को तय करने के संदर्भ में। ऐसे में योजना आयोग जैसे संस्थान इररेलेवेंट, अप्रासंगिक हो जाते हैं, जो राज्य के कोष पर एक बोझ मात्र बन के रह जाते हैं। ऐसे में इनकी समाप्ति होना
जरूरी है। समाप्ति का मतलब ये नहीं कि नए संस्था नहीं आएंगे, नए संस्थान आएंगे जो इनको रिप्लेस करेंगे। ऐसे में अंत में मैं काव्यात्मक तरीके से एक दार्शनिक आधार बताना चाहूंगा परिवर्तन के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए, वो परिवर्तन के लिए जो समाप्ति को नकारात्मक नहीं मानता है बल्कि क्रांतिकारी मानता है। एक पोएम है, The rose that smiles today, though beautiful and gay, will shortly fade away. The earth so warm and vast, that rolls so fast, will cease to be at last. The sun so fiery and bold, will have grown so old, it will be pale and cold. That midst thy grief begay, for long it will not stay, that too will pass away. Thank you so much. मेरा आपसे सवाल, आपने अपने वक्तव्य में खुद कहा था कि जब देश आजाद हुआ उस समय योजनाबद्ध तरीके से विकास की आवश्यकता थी, इसलिए जो है योजना आयोग की जरूरत थी और आज नहीं है। तो योजना आयोग जब नहीं है तो आप मुझे ये बताइए कि अब किस प्रकार का विकास होगा? क्या योजना से नाम बताइए अपना। योजनाबद्ध तरीके से नहीं होगा। ओपिन कुमार, ओपिन कुमार, ठीक है। योजनाबद्ध आयोग की अगर आप टेक्निकल परिभाषा या टेक्निकल डेफिनेशन में जाए तो उसका यह अर्थ था 1950 के संदर्भ में कि राज्य प्लानिंग निर्धारण करेगा, यानी नीति निर्माण या नीति को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये एकमात्र जो एजेंसी होगी वो राज्य होगी ये निर्धारित करने में। क्यों? क्योंकि सारे जो उपक्रम थे वो राज्य के हाथ में थे। लेकिन 1990 के बाद से निजीकरण का दौर आने के बाद से उपक्रम निजीकरण कर दिया गया है उपक्रमों का। ऐसे में नीति निर्माण और नीति इंप्लीमेंटेशन केवल राज्य के हाथ में नहीं रह गया। ऐसे में स्टेट लेड प्लानिंग कमीशन की समाप्ति होना आवश्यक है क्योंकि ये बदलते संदर्भ में प्रासंगिक नहीं रह गया है। शुक्रिया। धन्यवाद सचिन जी। अब विषय के विपक्ष में सत्येंद्र कुमार जो जेएनयू से हैं अपने विचार रखेंगे। सत्येंद्र कुमार सिंह। Good afternoon, House. The motion before the House is that the need of the hour is to dismantle the old government institutions in the name of good governance. And I am against the motion. Ladies and gentlemen, let's look at some of the themes in the motion. The first theme is dismantling. Dismantling implies completely destroy or completely diminish, completely eradicate something. Dismantling cannot ever mean transformation, reorientation, reorganization, or renovation. Now, dismantling here also means that we do not need that institution anymore.